हेलो एवरीवन। सो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं, और सेकेंडली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स की 2 टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, दैट इज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम, मतलब कि जो जैसे अगर आप ये वाला सॉलिड ले रहे हो मान लो, और ये इसके क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। सॉलिड आपका किस किस से बन सकता है? एटम्स से भी बन सकता है, आयंस से भी बन सकता है, मॉलिक्यूल्स से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स को जनरली हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑपरेट कर रहा है वो कौन सा ऑपरेट कर रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो अब ये टेबल एनसीईआरटी में गिवन होगी, और इस टेबल से पर्टिकुलरली जो पहले क्वेश्चंस आते थे वो थोड़े बहुत आते थे, लेकिन आजकल क्वेश्चंस जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लोगे इन चीज़ों को जो अभी तक पढ़ाई गई है, तो बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये टेबल जो है आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, और सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। सो आते हैं अब इस पे कि पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, राइट। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, दैट इज नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर के अंदर आप अगर एग्जाम्पल देखते हो, जैसे हम लोग लेते हैं आर्गन, राइट। तो आर्गन और आर्गन के बीच में कैसा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो कि आर्गन में एक न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग होंगे, राइट। सिमिलरली इस वाले आर्गन एटम के भी एक न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन हमारे पास सराउंडेड होंगे। तो अब इस वाले का जो न्यूक्लियस है उसको मैं दे देती हूँ नाम N1, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको नाम दे देती हूँ E1। सिमिलरली इस आर्गन एटम के न्यूक्लियस को नाम दे देती हूँ N2, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे देती हूँ E2। तो इस न्यूक्लियस दैट इज N1 और N2 के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? रिपल्जन। सिमिलरली E1 और E2 के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? रिपल्जन, राइट। और अगर आप N1 और E2 की बात करते हो और N2 और E1 की बात करते हो, यानी कि इस न्यूक्लियस का फोर्स इस एटम के इलेक्ट्रॉन पर और इसके न्यूक्लियस का फोर्स इस एटम के इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन या फिर लंडन फोर्सेस, और ये बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्पर्जन और लंडन फोर्स का बेसिक आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका दे रखा है HCl। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्लोरीन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए एक यहाँ पे एक डाइपोल बन जाता है। ठीक है, डाइपोल ड्रॉ करते समय हमेशा ये याद रखना है कि जो एरो होगी वो हमेशा नेगेटिव साइड होगी, और शुरू कहाँ से होगा? ये जो टेल है वो हमेशा पॉजिटिव की साइड होगी। हेड होगा नेगेटिव की साइड और टेल होगी पॉजिटिव की साइड। ठीक है, तो सिमिलरली एक मैं यहाँ पे एक और HCl ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो इसका भी कुछ डाइपोल होगा। तो इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच में ये देखोगे कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो क्लोरीन के ऊपर है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड पे बात आते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगा
जैसे अगर आप लेते हो वाटर, ठीक है, वाटर में यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? पहली बात, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको आप फोन भी याद रख सकते हो कि इनमें से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जनरली। और सेकंड हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन इज ऑल्सो मस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहला, और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। तो यही हमारे पास क्या होती है, कंडीशंस होती है किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगर आप वाटर में देखोगे तो हाइड्रोजन भी अटैच्ड है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कैसे करता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक और वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू डिस्पर्जन और लंडन फोर्स या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में कौन सी बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स करेंगे? लंडन फोर्स। पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द अट्रैक्टिव फोर्स। एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, आर्गन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर कैसे होगा? अगर आप इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हो, मान लो ये होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ का डाइपोल ड्रॉ करोगे CCl का, तो ऐसे ड्रॉ होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कार्बन से ज्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो ये डाइपोल यहाँ आएगा, यहाँ पे भी देखोगे तो डाइपोल ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे भी देखोगे तो डाइपोल ऐसे ड्रॉ होगा। अब वेक्टर्स आपको पता है रिजल्टेंट निकालना, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ओवरऑल ऐसे आएगा। तो ये वाला डाइपोल और ये जो रिजल्टेंट डाइपोल है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। और बात करते हैं पोलर की, तो एग्जांपल्स हो गए HCl और SO2, और हाइड्रोजन बॉन्डेड की वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और गौर करने की है कि जो जनरली हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड्स की डेंसिटी आर हायर देन दैट ऑफ लिक्विड्स, लेकिन आइस के केस में जब हम लोग देखते हैं तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। आइस की डेंसिटी लेस क्यों होती है? आइस की डेंसिटी इसलिए लेस होती है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर अगर आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले हार्ड रहते हैं, बाकी दोनों क्या रहेंगे? सॉफ्ट, क्योंकि ये वीक फोर्सेस हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखोगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की इंसुलेटर एक्ट करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट भी आप किसके बेसिस पे डिफाइन करोगे? मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके पास प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करेगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, जैसे हमारे पास नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड के सॉलिड्स में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बेसिकली हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे? आयनिक सॉलिड पे। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे हमें फोकस करना है इसमें, ठीक है। तो आयनिक आयंस हमारे पास होते क्या है? अगर हम बेसिक रिवाइंड करें आइडिया कि आयंस आर दी चार्ज्ड पार्टिकल्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। तो एक अनायन होगा, दूसरा हमारे पास होगा केटायन, ठीक है। तो केटायन होगा पॉजिटिवली चार्ज और अनायन होगा नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों के बीच में, इसका मतलब जो आयनिक, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास अट्रैक्शन होगा वो होगा क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते आए हैं।
एग्जाम्पल्स इसमें NaCl, MgO, ZnS, कैल्शियम फ्लोराइड। तो NaCl में देखोगे Na इज कैटायन, Cl इज अनायन। MgO में देखोगे Mg इज कैटायन, ऑक्सीजन इज अनायन। ZnS में देखोगे जिंक इज कैटायन, सल्फाइड इज अनायन। कैल्शियम फ्लोराइड में देखोगे कैल्शियम इज कैटायन और फ्लोराइड जो होता है वो है अनायन। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए हमारे पास आयंस, दैट इज अनायंस और केटायंस। फिजिकल नेचर अब इसका देखोगे, देखो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हार्ड बट ब्रिटल। ठीक है, हार्ड बहुत ज्यादा होते हैं ये, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आप देखोगे तो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर रहते हैं। सिंपल सी बात है, आप NaCl ले रहे हो, ठीक है, जो हम लोग घर में नमक खाते हैं, अगर आप नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन एज सून एज आप उसे एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर में डिजोल्व कर देते हो तो क्या होता है कि नॉर्मली आपको जो NaCl प्रेजेंट होता है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, लेकिन वाटर में डिजोल्व होते ही ये आपके आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज Na+ और Cl-। ठीक है, अब ये बन गया आपका किस में, एक्वस फॉर्म में। अब ये आयंस में डिसोसिएट हो गया और यही आयंस हमारे पास क्या करते हैं कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इसका बहुत ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा हाई। तो आयनिक सॉलिड्स में एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंसुलेटर्स एक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन कंडक्टर्स मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर में जाते ही हर चीज आयनाइज क्यों जाती है, कोई भी सॉल्ट आयनाइज क्यों जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने NaCl डाला वाटर में, तो वो क्या करता है कि Na+ और Cl- में आयनाइज हो जाता है। ठीक है, एक्वस Na+ और एक्वस आयंस में बन जाता है, क्योंकि वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी सॉल्ट डालोगे तो वो आयनाइज हो जाता है। सिमिलरली अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। नेक्स्ट आते हैं मेटालिक सॉलिड्स पे। सो मेटालिक सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आपके एटम्स, राइट, मेटल एटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन पढ़ रहे हो आप, आयरन का सॉलिड लोगे तो उसमें क्या होगा कि आयरन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली आप कॉपर लेते हो तो कॉपर के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है वो होती है मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्या होती है मेटालिक बॉन्डिंग। देखो मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअली आप मेटल्स देखोगे तो वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये लूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आयरन लेती हूँ, मान लो एक आयरन रॉड है ये, और इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे आयरन एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आयरन एटम, ये आयरन एटम, एक यहाँ आयरन एटम, एक यहाँ आयरन एटम। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो Fe ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया Fe++ इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, या 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया क्योंकि Fe2+ ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे Fe लूज कर देंगे और ये 2+2+2+2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमारे पास जो 2 Fe2+ की लेयर्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे Fe2+, यहाँ पर भी Fe2+, और बीच में एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो इन्होंने यूज कर लिया, लूज कर लिया, सॉरी। तो यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसी को हम लोग क्या टर्म कर देते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि फिजिकल नेचर जो इनका होता है, हार्ड होते हैं लेकिन मेलिएबल होते हैं, मतलब कि थिन शीट्स में हम लोग इसे बना सकते हैं, और डक्टाइल मतलब होता है कि हम लोग इसे थिन वायर्स में बना सकते हैं। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेटल यहाँ पे क्या होते हैं, लश्रस होते हैं, और वो लश्रस किसकी वजह से होते हैं, जो उनका आउटर इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लोग लश्रस होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। तो मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं इनके जो कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स, वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेटालिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करती है। तो ये सॉलिड स्टेट में भी करेंगे और मोल्टन स्टेट में भी करते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट इनका फेयरली हाई, लो देन दैट ऑफ द आयनिक सॉलिड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
नेक्स्ट आते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगा, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर। और कोवलेंट क्रिस्टल्स जो होते हैं, जैसे SiO2 ले लो, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको हम कार्बोरैंडम भी बोलते हैं, कार्बन का जो एलोट्रोप होता है आपका डायमंड और ग्रेफाइट। अब ये सब हम लोग एलोट्रोप्स वगैरह जाके पढ़ेंगे P ब्लॉक में। ठीक है, तो अभी आप बेसिकली याद रख सकते हो कि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये कार्बन के क्या होंगे, एलोट्रोप्स होंगे। तो ये सारे कोवलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिजिकल नेचर अगर आप देखोगे तो इनका होता है हार्ड, लेकिन ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन हियर। वो क्या होता है, सॉफ्ट। ठीक है, ग्रेफाइट यहाँ पे सॉफ्ट होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हो तो ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे हमारे पास होंगे इंसुलेटर्स, दैट इज दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है। तो ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेफाइट अगर आप लेते हो, एक काम करते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। तो डायमंड में कार्बन जो होता है वो 4 अदर कार्बन के साथ ज्वाइंट होता है ऐसे करके। ठीक है, तो एक पूरा कोवलेंट नेटवर्क होता है, ये भी अदर 4 के साथ, ये भी और 4 के साथ, ऐसे करके आपका पूरा डायमंड का फ्रेमवर्क बनता है। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट देखोगे तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा ये 3 कार्बन से अटैच होगा, और एक इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली ग्रेफाइट जो होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। आप देखो, जैसे एक शीट ग्रेफाइट की ये होगी और एक शीट ग्रेफाइट की ये होगी, और बीच में पाई स्टैकिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो पाई स्टैकिंग की वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक ये एक्सेप्शन है कि कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एंड ऑल्सो बाकी सारे हार्ड होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होगा वो सॉफ्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट इनका देखोगे तो वेरी हाई। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार और हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, आयनिक बॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर AB एक आयनिक सॉलिड है तो उसे हम लोग A+B- में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली B को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके, आयनिक सॉलिड्स के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग में अगर आप देखोगे, जैसे A है और B है, इसमें होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की एक इलेक्ट्रॉन A दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन B दे देगा, और यहाँ पे ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा याद रखना कि आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है। नॉन डायरेक्शनल क्यों होती है, क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं होता ऑर्बिटल्स का। कोवलेंट बॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो वो होगी आपकी डायरेक्शनल। जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये किसके लिए पढ़ते हो, कोवलेंट सॉलिड्स के लिए पढ़ते हो, आयनिक के लिए नहीं पढ़ते। NaCl में आप नहीं बोलोगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। किस में बोलोगे, मीथेन में बोलोगे, और किस में बोलोगे, CCl4 में बोलोगे। तो ये सारे जो है आपकी कोवलेंट सॉलिड्स है, इस वजह से आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है, क्योंकि इसमें ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का, जैसे sp_d। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग जो होगी वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं टेबल से, बाकी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू और एस्पेक्ट्स कवर करते चलेंगे। सो पहला आता है कि सॉलिड CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस दे रखे हैं, A इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, B आयनिक क्रिस्टल, C कोवलेंट क्रिस्टल एंड D मेटालिक क्रिस्टल। सिंपल सी बात, अगर हम देखें आयनिक तो नहीं है, कोवलेंट भी नहीं है, मेटालिक क्रिस्टल भी नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। ठीक है, तो सॉलिड CO2 इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट आती है वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ NaCl इज।
अब देखो NaCl हमारे पास कैसा सॉलिड है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड है, ठीक है। और अगर ये आयनिक सॉलिड है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कि मेल्ट जब इसे करेंगे तो हम लोग कितनी हीट सप्लाई करेंगे वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि मेल्ट करने के लिए हमको इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होता है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा हीट, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ NaCl इज वेरी हाई, क्योंकि इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायमंड। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पढ़ लिया कि डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज सॉफ्ट, ये भी गलत है, डायमंड हार्ड होता है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसको अभी हम देखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी कंप्लीटली गलत है, क्योंकि डायमंड सिर्फ किससे बना हुआ होता है, कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो बचा ये ऑप्शन कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये ऑप्शन सही है। डायमंड ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और डायमंड ना ही हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ग्रेफाइट ऑन दी अदर हैंड सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड जो होगा वो हार्ड होगा। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, एक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन एक जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है और एक जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो अरेंजमेंट या फिर बॉन्डिंग पे भी ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड। तो मेटालिक क्रिस्टल, कार्बन तो नॉन मेटल ही हो गया, AgCl आयनिक का एग्जाम्पल है। सिलिकॉन आप देखोगे तो ये मेटलॉइड है, मेटलॉइड, ठीक है। तो बचा कौन सा, टंगस्टन, जो कि मेटल है, तो ये मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये गलत है। इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, या फिर ग्लास। ग्लास तो बिल्कुल ही ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शन है, ठीक है। और अब दो ऑप्शन बचते हैं इसके, कौन सी, इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड मतलब कि आयनिक सॉलिड बेसिकली, तो डायमंड इज नॉट अ आयनिक सॉलिड, रादर इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं इस टेबल के थ्रू। तो आप थोड़ा बहुत ये टेबल अगर पढ़ के जाओगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे। अब ये वाली चीज़ें भी जो है ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में, तो बेसिक डेफिनेशन इनकी आइडिया पता होना चाहिए और बस एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए। इसकी बिल्कुल डीप स्टडी नहीं करनी है हम लोगों को, सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स एज इन कि रियल यूज कहाँ पे होते हैं इन लोगों का, ठीक है। तो पहले लिक्विड क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी लिक्विड और सॉलिड के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ना ही ये प्योर लिक्विड होते हैं, ना ही ये प्योर सॉलिड होते हैं, रादर ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ लिक्विड क्रिस्टल में फ्लो लाइक अ लिक्विड बट इट्स मॉलिक्यूल में बी ओरिएंटेड इन अ क्रिस्टल लाइक वे, मतलब कि फ्लो भी कर सकता है लिक्विड के जैसा, सारे नहीं लेकिन सम ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करें कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स जो फ्लो कर सकते हैं और एट द सेम टाइम उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, सॉलिड्स की तरह हो सकती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जो आप वैल्यू ले रहे हो सम प्रॉपर्टीज की वो सेम आए। एनआइसोट्रोपिक क्या होता है, जहाँ पे आपकी जो डिफरेंट वैल्यू जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट आए, तो वो होते हैं एनआइसोट्रोपिक। तो यहाँ पे वैल्यू जो आती है सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, किसी की भी आप वैल्यू लेते हो तो वो अलग आती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो लिक्विड क्रिस्टल्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अब एक क्वेश्चन ये बहुत पहले पूछा गया था, इसको भी देख लेते हैं।
The pure crystalline substance on being heated gradually first forms a turbid liquid at constant temperature, and still at higher temperature turbidity completely disappears. The behavior is a characteristic of substance forming allotropic crystal, लिक्विड क्रिस्टल, आइसोमेरिक क्रिस्टल या आइसोमॉर्फस क्रिस्टल. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम लोग उसे हीट करते हैं तो सबसे पहले एक टर्बिड लिक्विड बनता है, और फिर और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो टर्बिडिटी भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, मतलब एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई आपकी लिक्विड क्रिस्टल की. नेक्स्ट आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स. ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दें तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग क्रिस्टल्स टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं उसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली कि एनर्जी नीदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड, लेकिन एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती है. तो यहाँ पे कौन सी दो एनर्जी के बीच में इंटरकन्वर्जन होगा? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल. तो इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जो आप लाइटर यूज करते हो. तो लाइटर में क्या होगा, जैसे आप थंब इम्प्रेस करोगे तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगी? पहले मैकेनिकल एनर्जी लगी. ठीक है, अब इस मैकेनिकल एनर्जी से ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन आ जाता है, और डिफॉर्मेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आपका लाइटर जलता है. तो दिस इज बेसिकली व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. या फिर आप इलेक्ट्रिक मोटर्स जो लेते हो जो हम लोग घर में यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से, ठीक है, जैसे आप स्विच लगाते हो तो उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से जो उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो हो जाता है डीफॉर्म्ड, और डीफॉर्म्ड होने के बाद वो उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों प्रोसेस उल्टे चल रहे हैं. यहाँ पे हमने मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में. नेक्स्ट, अब इनमें से पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स नेचुरल जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक. आप बस एक बार रीड मार सकते हो, इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो सिंथेटिक एक बार को आप फिर भी छोड़ दो, लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में नेचुरल में क्वार्ट्ज ज़रूर याद रखना. क्वार्ट्ज, इनामल, डीएनए, इनामल जो आपके टूथ में प्रेजेंट होता है, डीएनए, और सुक्रोज, सिल्क, रशेल सॉल्ट, टोपैज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन ये एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद रखना कि क्वार्ट्ज, रशेल सॉल्ट, टोपैज, सुक्रोज, सिल्क, इनामल, डीएनए, ये नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, और जो मोस्टली यूज होता है वो होता है आपका क्वार्ट्ज. ठीक है, लाइटर में भी हम लोग क्वार्ट्ज यूज करते हैं बेसिकली. सो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, द वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज व्हाट? क्वार्ट्ज. सो क्वार्ट्ज को हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज करते हैं. तो अब डिस्कस करते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स. तो सुपर कूलिंग को हम लोग अंडर कूलिंग भी बोलते हैं. ये ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे हम टेम्परेचर को लोअर करेंगे लिक्विड या फिर गैस के बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट बिकमिंग अ सॉलिड. अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो लिक्विड आप कन्वर्ट करोगे फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो तक हम लोग क्या करते हैं कि कूल करते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं बनता. ठीक है, ऐसे स्टेट में बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स. और इसका बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है ग्लास. ये जरूर याद रखना कि ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म. सो आइसोमॉर्फिज्म, अगर आप व्हाइट विट्रियोल के क्रिस्टल्स देखोगे और ग्रीन विट्रियोल के क्रिस्टल्स देखोगे तो व्हाइट विट्रियोल क्या होता है? ZnSO4.7H2O. सिमिलरली ग्रीन विट्रियोल क्या होगा आपका? FeSO4.7H2O. तो इनके क्रिस्टल्स हमारे पास सेम स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करते हैं. तो आइसोमॉर्फिज्म इज अ प्रॉपर्टी जहाँ पे दो क्रिस्टल्स एक जैसे हो, मतलब कि सेम
ऑक्यूपाई करे, सेम स्ट्रक्चर हो दो क्रिस्टल्स का, तो उन्हें बोल देते हैं आइसोमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, अदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे NaCl हो गया, रुबीडियम Cl हो गया, ये भी हमारे पास सेम स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करते हैं, इसे इन्हें बोलते हैं आइसोमॉर्फिक इन नेचर। नेक्स्ट आते हैं किस पे, पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है, देखो जैसे नेम सजेस्ट करता है पॉलीमॉर्फ, यानी कि पॉली स्ट्रक्चर्स, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखते हो ZnS जिंक सल्फाइड, वो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स ऑक्यूपाई कर सकता है, वोटिजाइड भी ऑक्यूपाई कर सकता है और ब्लेंड भी ऑक्यूपाई कर सकता है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो ZnS की कैपेबिलिटी है कि वो दो अलग स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसे पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। एग्जिस्टेंस ऑफ वन कंपाउंड और वन सॉलिड टू बी present in more than two structures, right? More than one structure, basically more than two नहीं, more than one structure, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में अगर वो पाए जाते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस in more than one solid modifications is known as, or any compound having more than two crystal structures is called। तो अभी हमने पढ़ा है कि एक कंपाउंड के अगर दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं या दो से ज्यादा भी हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर दो क्रिस्टल्स के सेम स्ट्रक्चर, दो कंपाउंड के अलग दो अलग कंपाउंड के सेम स्ट्रक्चर हो, जैसे NaCl हो गया, रुबीडियम Cl हो गया। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स हैं, लेकिन अगर इनके सेम स्ट्रक्चर हैं, ये सेम स्ट्रक्चर में फिट होते हैं, तो इन्हें बोल देते हैं हम लोग आइसोमॉर्फिक इन नेचर। लेकिन अगर ZnS दो स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है, जैसे ब्लेंड हो गया और वोटिजाइट हो गया, तो उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी कवर की हैं, जो हमने टेबल पढ़ा है वो एक बार आप ज़रूर देख लेना, और इन डेफिनेशंस को थोड़ा एक बार देख के जाना एग्जाम में जब जाओ, और इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल हो गया, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।